पाखी का पति मिहिर और सास ससुर रंभा और मोहनलाल तीनों की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके बाद पाखी विधवा बन जाती है। पाखी की छोटी बेटी आंचल तब सिर्फ 6 साल की होती है। घर में अब जेठ जेठानी राघव और मोनिका होते हैं और उनका 8 साल का बेटा पुष्कर। पति के जाने के बाद राघव और मोनिका दोनों जेठ जेठानी पाखी पर बहुत अत्याचार करते हैं। सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हो जाते हैं तभी, जेठानी जी मुझे भी मक्खन की टिक्की दे दीजिए ना, और जैम की बोतल भी, आंचल को भूख लगी है, उसे ब्रेड बटर जैम खाना है। पाखी बटर और जैम को हाथ लगाए उससे पहले ही मोनिका बटर जैम छीन लेती है और गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा तू आराम से इस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा है, तू अब एक विधवा है और तेरा अब कोई अस्तित्व नहीं है। तू एक विधवा बहू है और तेरे खर्चे उठाने के लिए हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं, समझी? बिल्कुल सही कह रही हो मोनिका। पाखी, तुम्हें अगर आंचल के साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें या तो हमें हर महीने पैसे देने होंगे या फिर इस घर में नौकरानी की तरह काम करना होगा। राघव की ये बात सुनकर पाखी हैरान रह जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जेठ जी, जेठानी जी, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? मैं विधवा हो गई तो मैंने हर चीज से अपना हक खो दिया क्या? मैं आपकी देवरानी हूँ जेठानी जी। ये घर जितना आप दोनों का है उतना ही मेरा भी, और मेरी बेटी आंचल का भी। मोनिका पाखी के बाल नोचती है और कहती है, ज्यादा बकवास मत कर वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी जूती की नोक बनकर रहना होगा। चल जाकर काम कर। बेचारी पाखी दिन भर घर का पूरा काम करती और मोनिका महारानियों की तरह आराम फरमाती है। मोनिका पाखी को 1 मिनट के लिए तक चैन की सांस लेने नहीं देती और लगातार कुछ न कुछ काम देती रहती। अरे ठीक से साफ कर, बेवकूफ कहीं की। हाथ में जान है कि नहीं? जी जेठानी जी। आंचल रोने लगती है और कमरे में अकेली होती है। तभी, जेठानी जी वो कमरे में आंचल अकेली है, मैं अभी उसे देखकर आई, कहीं खेलते कूदते कोई चोट ना आ गई हो उसे। खबरदार जो वहां गई तो चुपचाप मेरे पैरों की मालिश कर, वरना आज रात का खाना नहीं मिलेगा। चल अच्छे से मालिश कर। मोनिका और राघव पाखी के कमरे को अब गेस्ट रूम बना देते हैं और उसे घर के आंगन में रहने को बोलते हैं। मोनिका जब पाखी और आंचल का सारा सामान घर के बाहर फेंक रही होती है तभी, जेठानी जी आप मेरा और आंचल का सामान घर के बाहर क्यों फेंक रही हो? शुक्र मना कि तुझे और तेरी मनहूस बेटी को घर के बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने फैसला लिया है कि तुम्हारे और आंचल के रूम को अब एक गेस्ट रूम में बदला जाए, इसलिए अब से तुम और आंचल दोनों भी घर के आंगन में रहोगी। लेकिन जेठानी जी। शट अप पाखी, ज्यादा बकर बकर मत करो वरना तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी के पति मिहिर के नाम की सारी जायदाद अपने पास हड़प लेते हैं और पाखी और आंचल को 1% का हिस्सा तक नहीं देते। जेठ जी, जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? वो हिस्सा आंचल और मेरा था, कम से कम वो मेरी आंचल के भविष्य के लिए तो काम आता। तुम अब एक विधवा हो। मिहिर के जाने के बाद तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई सम्मान नहीं रहा, और वैसे भी तुम्हें जिंदगी भर तो हमारी नौकरानी बनकर रहना है। खाना पीना घर ये तो सब तुम्हें दे ही रहा हूं, तो फिर जायदाद के हिस्से की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या, नखरे हैं सब बस इस चुड़ैल के। कपकपाती हुई ठंड में पाखी और आंचल दोनों ही घर के आंगन में सोते हैं। वहीं अंदर राघव और मोनिका अपने बेटे पुष्कर संग कंबल ओढ़कर सोते हैं। त्योहार के दिन जब पाखी सफेद रंग की जगह लाल रंग की साड़ी पहनती है तभी, ओ हीरोइन, ये सब क्या है? तू भूल गई हो क्या? तुम्हारा पति अब मर चुका है, तुम एक विधवा हो, और एक विधवा होते हुए भी तुमने लाल रंग की साड़ी पहनी है। लाल रंग सुहागन का होता है और सफेद रंग एक विधवा का, समझी? लेकिन जेठानी जी, पड़ोस के रंजीत की भी बीवी को गए हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन उनके लिए तो दूसरा रिश्ता भी आ गया है। वो तो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, तो फिर क्यों हमेशा एक औरत को ही इस समाज के उसूलों में और रीति रिवाजों में पिसना पड़ता है? क्योंकि वो एक मर्द है और तुम एक औरत, समझ गई? अब जाओ, जाकर हम सब के लिए चाय लाओ।
मास्टरनी की तरह जुबान चलाने दे दो बस इसे। दिन ब दिन मोनिका और राघव पाखी पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो उसे और उसकी बेटी को तबीयत खराब होने पर भूखा मारते हैं। ये सब सोचकर एक रात पाखी अपनी बेटी आंचल संग अपना सामान लेकर बस पकड़कर दूसरे शहर चली जाती है। किसी और शहर में जाकर वो अपनी नई दुनिया बसाती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके वो पैसे कमाती है और आंचल को एक अच्छे स्कूल में भेजती है। पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो कलमुही। अच्छी भली नौकरानी थी फ्री फंड की, मेरे तो बड़े बुरे हाल हो गए हैं। पाखी अब बहुत ही अच्छे से अपनी बेटी को पालती और बड़े होकर आंचल एक डॉक्टर बनती है। वहीं दूसरी तरफ राघव और मोनिका का बेटा पुष्कर अब गुनगुन नाम की एक लड़की संग शादी कर लेता है, लेकिन गुनगुन का स्वभाव बहुत ही लालची होता है। पुष्कर, तुम्हारे दोनों माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब वृद्धाश्रम में डाल दो प्लीज, और उनसे ना प्रॉपर्टी भी सारी की सारी हड़प लो। आगे चल के हमारा फ्यूचर है, हमारे होने वाले बच्चे का फ्यूचर है। तुम्हें कुछ पड़ी भी है कि नहीं? हाँ गुनगुन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पुष्कर अपनी बीवी के भड़काने से भड़क जाता है और बूढ़े राघव और मोनिका को घर से बाहर निकाल देता है और वृद्धाश्रम जाने को कहता है। राघव और मोनिका अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकते हैं और वो एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तभी आंचल वहाँ आकर उन्हें बचाती है और अपने घर ले आती है। होश आने पर राघव और मोनिका देखते हैं कि वो पाखी के घर में हैं। हमें माफ कर दो पाखी। आंचल बिटिया, आज हमें पता चला कि हम कितने गलत थे। आज हमें हमारी खुद की औलाद ने ही घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आंचल ने बचा लिया। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है पाखी, हमें माफ कर दो पाखी, माफ कर दो हमें। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए जेठ जी, जेठानी जी, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। निराश मत होइए, पुष्कर नहीं लेकिन मेरी आंचल हम सबको संभालेगी। और इस तरह अतीत के सारे गिले शिकवे भूलकर पाखी राघव और मोनिका को माफ कर देती है और वो सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। अनुज और माया दोनों ही मुंबई शहर में रहते हैं और दोनों ने एक बड़ी सी फेसिंग इमारत में अपना फ्लैट ले रखा होता है। उनकी लाइफस्टाइल एकदम पॉश होती है। दोनों ही काम करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं। अनुज की मां प्रकाशी गांव में रहती है और एक दिन जब अनुज को पता चलता है कि प्रकाशी की तबीयत खराब हो गई है तो वो फौरन उससे लाने गांव चला जाता है। माँ, आप ठीक तो है ना? सॉरी आने में थोड़ी सी देर कर दी मैंने, लेकिन अब बस ये गांव की खेती और जमीन को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ गांव चल रही हो और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अनुज बेटा, वहाँ शहर में तू और तेरी बीवी यानी माया बहू, तुम दोनों के साथ मैं कैसे आऊं? कैसी बातें कर रही हो माँ आप कोई मेहमान थोड़ी हो। अरे आपका ही घर है वो, आप मेरे जीवन की मालकिन हो। चलो अब मुझे और कोई आनाकानी नहीं चाहिए। अनुज प्रकाशी को लेकर गांव से शहर आ जाता है और सास प्रकाशी को देखकर माया बहू के होश ही उड़ जाते हैं। मम्मी जी, आप? हाँ मैं ही माया बहू मैं हूँ। सुबह के 10 बजे ही तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए मेरी शक्ल देखकर? अब से मैं यही रहूंगी तुम दोनों के साथ और तुम दोनों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी मुझे या हटेगी भी? अंदर आने का रास्ता दे मेरी माँ। ओह यस यस, प्लीज कम, आइए ना। प्रकाशी घर में घुसते ही पूरे घर को निहारने लगती है और ये सब देखकर माया को अनुज पर बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कौन से कीड़े ने काट लिया मेरी इस पागल पति को, जो ये इस आफत को लेकर घर आ गया है। इव, ये तेल की बदबू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चमेली का तेल है। जरूर इस बुढ़िया ने ही लगाया होगा। ओह माय गॉड, ये तो किचन रूम में गई है, कहीं कोई कांड न कर दे वहां। डर के मारे माया फौरन किचन में जाकर देखती है कि सास प्रकाशी फ्रिज को खोलकर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है और फ्रिज में अपने पैर के कदम आगे बढ़ाने वाली थी। मम्मी जी, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आप क्या कर रही हैं? ये फ्रिज है,
इसमें सामान रखा जाता है ठंडा होने के लिए। अच्छा, मुझे लगा कोई बर्फीली मशीन होगी इसीलिए। प्रकाशी शहर के मॉडर्न तौर तरीकों से अनजान थी और उसे हर एक नई चीज देखकर कुछ समझ नहीं आता, जिसके कारण वो कोई न कोई रायता फैलाई जा रही होती है और माया बहू उसके कारण और भी परेशान होती हैं। एक सुबह प्रकाशी फ्लैट के गेट पर एक गाय और भैंस लाती है और दोनों को दरवाजे से बांध देती है। ये देखकर माया और अनुज हैरान रह जाते हैं। माँ, आपने ये गाय और भैंस यहाँ क्यों बांधे हैं? वो दरअसल मैंने सोचा कि कब तक तुम लोग जाकर वही पन्नी वाला दूध खरीद कर लाओगे, इससे अच्छा मैं खुद ही गाय और भैंस को उठा लाई। ये सुनकर अनुज और माया अपना सर पकड़ लेते हैं। मम्मी जी, दिस इज टू मच। हाँ, चम्मच? अरे चम्मच तो रसोई में रखा है बहू। ओह गॉड, आप ना सीरियसली? हेडेक हो हेडेक। ये एक पॉश और लग्जूरियस अपार्टमेंट है, इसे गांव का आंगन या तबेला मत बनाओ। और अभी के अभी इन दोनों गाय भैंस को ना जहां से लाया था प्लीज वहीं छोड़ाओ प्लीज। प्रकाशी गाय और भैंस को फिर से छोड़ाती है। फिर अगले दिन, चलो मेरा प्रेजेंटेशन फाइल तो बन गया है। रात भर जाकर मैंने कड़ी मेहनत की है। अगर ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद आ गया ना तो मेरा प्रमोशन तो फिक्स है। आई होप ऐसा ही हो। क्विकली नहा लेती हो। माया लैपटॉप को बेड पर छोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है। और फिर प्रकाशी वहां पर आकर धोने के लिए कपड़े इकट्ठा कर लेती है। सारे कपड़े तो ले लिए धोने के लिए, लेकिन ये लैपटॉप, इस पर तो कितनी सारी धूल मिट्टी लगी है। अब मुझे लगता है कि इसे भी साफ करना होगा। इसे भी धो देती हूँ। प्रकाशी उस लैपटॉप को लेकर जाती है और उसे साबुन से घिस घिस कर धोती है और सुखाने के लिए टांगती है। और जब माया अपने लैपटॉप को रस्सी पर सुखाया हुआ देखती है तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है। नहीं! ओह माय गॉड! ये आपने क्या कर दिया मम्मी जी? अरे ये मेरा लैपटॉप था। ओह नो! इसे कैसे धो दिया आपने? ओह गॉड! आज मेरा प्रेजेंटेशन है। रात भर जाग कर इतनी मेहनत से मैंने उस पीपीटी को बनाया था। मेरा लैपटॉप! बेवकूफ, गंवार, अनपढ़, धोबी औरत। रत्ती भर की भी अकल नहीं अपने आप में। मुझे माफ कर दे माया बहू, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सारी बहू, बस सारी। ओह प्लीज शट अप नाउ, वरना आपकी ये घटिया इंग्लिश सुनकर ना मेरे कानों से खून निकल जाएगा। माया प्रकाशी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और जब उसकी फ्रेंड्स अगले दिन घर पर आती हैं तभी, अरे माया, ये ओल्ड वुमेन कौन है? तेरी कोई रिलेटिव है? कहीं तेरी सास तो नहीं? हैव यू लॉस्ट टीना? ऐसे गवार गांव की औरत मेरी सास कैसे हो सकती है? ये मेरे घर की काम वाली बाई है। ओ मैडम, चलो सबको नाश्ता दो और गर्मा गर्म चाय लाओ। अनपढ़ इडियट औरत। इन काम वाली बाइयों के साथ ना ऐसे ही पेश आना चाहिए, वरना सर पर बैठ जाते हैं। प्रकाशी रसोई में जाकर फूट फूट कर रोती है। उसे अपना अपमान सुनकर बहुत बुरा लगता है। माया अब आए दिन प्रकाशी को अपमानित करती रहती है। एक दिन माया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी अनुज अपनी नाइट शिफ्ट के लिए गया होता है। मेरा बदन तप रहा है, कोई है? तभी प्रकाशी आकर माया के सर पर ठंडी पट्टी रखती है और उसके लिए काढ़ा भी बनाती है और उसे अपने हाथों से दवा खिलाती है और रात भर जाकर उसकी देख रेख करती रहती है। अपनी गांव की गवार सास का ये रूप देखकर माया की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अनुज, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे मम्मी जी को सॉरी बोलना होगा। मैं बहुत बुरी हूँ। रुको माया, अभी सॉरी मत बोलो। लेकिन क्यों अनुज? कल माँ का जन्मदिन है। माँ ने अपनी लाइफ में कभी कोई जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया। तुम उन्हें कल उनके जन्मदिन पर सरप्राइज दे देना। वाह, ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है। मैं मम्मी जी के लिए इतनी शानदार बर्थडे पार्टी अरेंज करूंगी कि सब के सब देखते रह जाएंगे।
माया बहुत मेहनत करती है और पूरे घर को एकदम राजसी अंदाज से सजाती है और अपनी सास प्रकाशी के लिए एक बहुत बड़ा केक भी मंगवाती है और एकदम सॉलिड और रॉयल पार्टी अरेंज करती है। वो प्रकाशी के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सबके सामने लाती है और उसकी पट्टी उतार देती है। प्रकाशी अपने जन्मदिन का डेकोरेशन और केक देखकर भावुक हो जाती है। मैं आज आपसे सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ मम्मी जी। मैं बहुत बुरी बहू हूँ। मैंने आपको गांव की गवार समझा, लेकिन आपके दिल और आपकी ममता ने मुझे सच का आईना दिखाई दिया। आई लव यू मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, वही अपने आप में एक सुंदर बात है। मैंने अपने जीवन में कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया। धन्यवाद अपनी गरीब सास का जन्मदिन मनाने के लिए। आज मेरी बच्ची, आजा गले तो लग जा। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक हो जाती हैं, जिसके बाद प्रकाशी अपना केक कट करती है और सभी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते हैं। मनमोहन और उमा दोनों ही फतेहपुर में अपने छोटे बेटे ऋषि संग रहते थे। मनमोहन अपने पैरों से अपाहिज था, जिसके चलते वो घर पर ही रहता और चल फिर नहीं पाता और सारी जिम्मेदारियां उमा के कंधों पर आ गई थीं। उमा दूसरे लोगों के घर में जाकर खाना पकाती और अपना और अपने पति और बेटे का पेट पालती। मनमोहन जी, ये लीजिए खाना। मनमोहन बस व्हील चेयर पर ही बैठा रहता और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। उमा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं उस रात क्या हुआ और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपने पैरों को खो दिया और अपाहिज हो गया, और मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करती हो तुम, और मैं बस इस व्हील चेयर पर ही पड़ा रहता हूँ। ऐसा मत कहिए, आप अपाहिज हो गए, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जानबूझ के थोड़ी ना ये सब किया है। भले ही डॉक्टर बाबू ने कहा है कि आप शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, लेकिन मुझे अपने भगवान पर और हमारे पवित्र प्यार पर पूरा भरोसा है कि आप एक न एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। उमा और मनमोहन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार ही उन दोनों की ताकत भी था। उमा को तकलीफ ना हो, इसीलिए मनमोहन रोज सुबह जल्दी उठकर ऋषि को तैयार करता, उसके बाल बनाता, उसका टिफिन पैक करता और उसको पढ़ाई भी करवाता। कभी कभी व्हील चेयर पर बैठकर ही घर की अलमारी या कोना साफ कर देता। उमा 3 जगह पर खाना बनाने जाती और तीनों ही मालकिनें बहुत क्रूर होती हैं। अरे ओ हीरोइन, अच्छे से कूटना मसाले को, तेरे हाथ छिल जाएंगे, इसका डर है क्या तुझे? क्यों, किसको दिखाने हैं तेरे हाथ तुझे? डेट पे जाना है क्या, बेवकूफ कहीं की? नहीं नहीं मालकिन साहिबा, नहीं नहीं। हाँ, वैसे भी तुझे तो बस अपने उस अपाहिज पति से ही प्यार है। चल चल, मेरे पति को ऑफिस से आते ही भूख लग जाती है, जल्दी से खाना बना दे, समझी? मालकिन के मुंह से अपने पति के बारे में ऐसी बात सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, प्यास काटने से नहीं, उसके दिल पर ठेस पहुंचने की वजह से। करवा चौथ का पर्व आता है और उमा भी मनमोहन के लिए व्रत रखती है। उमा, ये व्रत मत रखो, तुम्हें आज व्रत के दिन भी बाकी घरों में रसोई पकानी है, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। और रही बात मेरी लंबी उम्र की, तो तुम रोज सुबह शाम मंदिर में दीप जलाकर मेरी लंबी उम्र की कामना करती हो भगवान से, तो ये व्रत तो। नहीं मनमोहन जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं हमेशा की तरह इस साल भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। देखिए, करवा माता इस सुहागन की मांग को जरूर स्वीकार करेंगे और मेरे सुहाग को ठीक कर देंगी। माँ, आप फिर भी अपना ख्याल रखना, रात में हम तीनों भी छत पर जाएंगे, जल्दी आना। हाँ बेटा। उमा करवा चौथ के दिन भी तीनों मालकिनों के घर में जाकर रसोई में खाना पकाती है। पहली जगह के काम पर तो वो बिल्कुल सही से काम कर लेती है, दूसरी जगह भी वो सही होती है, लेकिन तीसरी जगह काम करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है। ओ मैडम, कछुए की तरह काम मत कर, मशीन की तरह हाथ चला। आज शाम मेरी सारी सहेलियां आने वाले हैं और उनकी सास भी कथा पढ़ने और फेरी की रस्म भी होगी, तो तुम्हें करीबन 40 से 50 लोगों का खाना बनाना होगा और चांद निकलने तक यहाँ रुकना होगा, सबको स्नैक्स और नाश्ता परोसने के लिए, समझे?
लेकिन मालकिन, व्रत तो मेरा भी है, मुझे भी तो कथा पढ़नी है, चांद की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, तो तुम भी किसी कोने में बैठकर अपनी कथा पढ़ लेना, लेकिन खाना तो तुम्हें पूरा बनाना ही होगा, समझी? बेचारी उमा अपने हाथों को तेज चलाने लगती है। उसे बहुत चक्कर आने जैसा महसूस होता है, उसका सर भी घूमने लगता है, पर फिर भी वो खाना बनाती ही रहती है, बिना सोचे, बिना रुके। शाम को मालकिन और बाकी सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और एक बूढ़ी औरत उन सब के बीच बैठकर उन्हें करवा चौथ की कहानी सुनाती है। और फिर पत्नी करवा आपन सुहागन की चिल्लाहट सुन के भागे दौड़े चली आई और ऊ मगरमच्छ का कच्चे धागे से बांध दिए। और फिर उसके बाद में हुआ यूं के उमा रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन उसके कान बाहर बूढ़ी माई की कहानी पर थे और वो बस जय माँ करवा कहकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर का समय लेकर वो रसोई में ही करवा माँ की तस्वीर लगाकर दीप जलाती है और उनकी पूजा आराधना करते हुए कथा पढ़ने लग जाती है और पूरे भक्ति और भाव से वो आंखों में आंसू लिए करवा माँ से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। हे करवा माता, मेरे पति के पैरों को ठीक कर दो। मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती, उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बताते नहीं है, मौन रहते हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज इस पवित्र रात में प्यार की पूजा करने वाले त्योहार पर आपसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। उमा अपनी पूजा पूरी कर लेती है और सभी को शरबत और नाश्ता परोसने लगती है। वहीं सारी औरतें और मालकिन चांद का इंतजार करती हैं और एक साथ गोल बनाकर बैठती हैं और पूजा की सजाई हुई थाली आपस में घुमाते हुए फेरी की रस्म करती हैं और गाती हैं। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखो हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। और इसी बीच उमा भी अपनी थाली सजा लेती है और घूंघट ओढ़कर उन सभी औरतों के बीच अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है ताकि मालकिन को शक न हो और वो चिल्लाए ना। मेरी फेरी की रस्म भी हो गई, जय माँ करवा। अब बस वक्त रहते ही मैं चांद आने से पहले मनमोहन जी के पास चली जाऊं, वो मेरी राह देख रहे होंगे। उमा अपनी फेरी की रस्म भी पूरी कर लेती है और फिर अपना सारा काम निपटाकर वो जल्दी से हाथ रिक्शा में बैठती है और अपने घर जाती है। अरे उमा, तुम आ गई? जी, वो थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा सुनिए, ये कुर्ता आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए बाजार से लिया था। लेकिन उमा, इसकी क्या जरूरत थी? सुहागन श्रृंगार करेगी तो उसका सुहाग क्यों नहीं? ऋषि, पापा की मदद करो, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उमा श्रृंगार करके लाल साड़ी में तैयार हो जाती है और मनमोहन भी लाल कुर्ता पहनता है। ऋषि भी सजता है और उमा अपनी पूजा की थाली लिए छत पर जाती है और फिर थाली छत पर रखकर फिर से नीचे आती है और व्हील चेयर से मनमोहन को भी छत पर ले जाती है। तीनों भी छत पर चांद की राह देख रहे हैं। तभी मनमोहन देखता है कि उमा का पैर छत पर से फिसलने वाला है और वो गिरने वाली है। मनमोहन का जी घबरा जाता है और उमा गिरे उससे पहले ही मनमोहन जोर से चिल्लाता है और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उमा को बचाने के लिए भागता है। उमा! मनमोहन उमा की जान बचा लेता है और उमा और ऋषि दोनों भी मनमोहन को खड़े देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और तो और मनमोहन को खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता कि वो अब चल फिर सकता है। उमा, ऋषि बेटा, ये देखो, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये तो गजब हो गया, ये तो करिश्मा हो गया।
आखिरकार करवा माता ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। बोलो जय माँ करवा। जय माँ करवा। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। उमा, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। धन्यवाद उमा। अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। बलवंत एक गरीब आदमी था। वो हरपालगंज नामक एक गांव में अपनी बीवी उर्मिला और माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र संग रहता था। उर्मिला गर्भवती थी और उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डिलीवरी हो जाती है और डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं, बधाई हो, बेटी हुई है। आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या? सच में? अरे धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या हमारी बच्ची को देख सकते हैं? उसे अपनी गोदी में लेकर खेल सकते हैं ना उसके संग? जी बलवंत जी, बिल्कुल। बलवंत और उसके माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र तीनों हॉस्पिटल रूम में जाकर बेटी को देखते हैं तो शकुंतला और सुरेंद्र के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बेटी तो काली है। वहीं बलवंत अपनी बेटी को खुशी से अपनी गोद में उठाता है। अले 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 राजकुमारी, हाँ, ओए मेरी परी। हाय दैया, ई का अनर्थ होएगा वा। अरे हमने तो आपन बुरा सपना माँ भी नहीं सोचा था कि हमार पोती काली कलौटी हो। हमरे तो भागी फूटे हैं। ई का होएगा वह पहाड़ी वाले बाबा, हमका तो यकीन ही नहीं होवत है। पहली बात तो ई कि एक बेटी जन्मी है और दूसरी बात ई कि वो भी काली। अरे बलवंत बिटवा, तुहार बेटी इतनी काली होकर तू ई के साथ इतना प्यार और स्नेह से पेश आवत है? हाँ, तुहार के कानू दुख पीड़ा मलाल नहीं होवत है का? काहे पापा ऐसा काहे बोलत हो? ई हमार संतान हो और हमरा के ई से बहुत 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 प्यार है। शकुंतला और सुरेंद्र अपनी काली पोती के कालेपन से नाखुश थे। वहीं उर्मिला और बलवंत अपनी काली बेटी से बहुत प्यार करते थे। शकुंतला हमेशा ताने कसती ही रहती। अम्मा जी, जरा लाडो रानी के लाने दूध तो गरम करके लाई दो, कब्बों की भूखी प्यासी बैठी है। आ जाए दे, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ा था। ये तो हर लड़की है, तू ई का संभाल। ऐसन काले लोगन के खातिर हमार जीवन में कौनो जगह नहीं हो। पता नहीं कौन सा काला जामुन खाई के पैदा करल बानी ई का। शकुंतला और सुरेंद्र कभी भी उस काली बेटी को नहीं अपनाते। एक दिन उर्मिला, शकुंतला और सुरेंद्र टैक्सी में बैठकर कहीं से आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद बलवंत पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन समय की बहती धारा के साथ वो हिम्मत जुटाता है और अकेले ही अपनी काली बेटी की परवरिश करता है। वो उसका नाम रानी रखता है। रानी वक्त के साथ बड़ी हो जाती है, लेकिन उसे अपने कालेपन की वजह से स्कूल में, गली मोहल्लों में, चौक चौराहे और नुक्कड़ पे हर जगह बुरा भला सुनना पड़ता। अरे वो देखो कितनी काली लड़की है ना। ओए काला टीका। हमारी बेटी तो फूल सी सुंदर है और एकदम गोरी है। भगवान भला करे इस बेचारी कल्लो का। ओफो, बेचारी रानी। नाम तो रानी है लेकिन दिखती निहायती नौकरानी है। ये बेचारी तो चाहे दुनिया भर का मेकअप भी थोप ले अपने चेहरे पे, फिर भी ये अपना कालापन नहीं छुपा पाएगी। सो सैड ना। सब रानी की निंदा करते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। वो भरे बाजार में गर्दन झुकाकर रोते रोते अपने पते के मकान में लौट आती है और आईने में देखकर खुद से कहती है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? काला होना इतना बुरा है क्या? मैंने तो ना कोई चोरी की, ना कोई गलत काम किया, ना किसी को परेशान किया, फिर भी सब मुझे इतना चिढ़ाते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मैं काली हूँ। तभी वहाँ पे बलवंत आ जाता है और वो रानी से कहता है, पापा क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सब मुझे गंदा गंदा बोलते हैं, कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, सब गोरे हैं और मैं काली हूँ। ऐसा क्यों पापा? नहीं बेटा, आपसे ये सभी लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आप नापसंद हो ना, इसलिए हमेशा मेरी बात को ध्यान में रखना। इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती,
वो अंदर से कितना अच्छा है, मन से कितना प्यारा है, ये मायने रखता है। बलवंत रानी को जैसे तैसे समझाता है। बलवंत एक दिन रानी को अपने मालिक के बंगले में ले जाता है, जहाँ पर वो नौकर के तौर पर काम करता है। वाह पापा, इतना बड़ा मकान! ये तो मैंने किस्से कहानियों में ही देखा सुना है। आप रोज यहाँ आते हो काम करने? हाँ रानी बिटिया, चलो अंदर चलते हैं। बलवंत और रानी बंगले के अंदर चलते हैं और रानी जमीन पर एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहाँ की मालकिन मालविका आती है और गुस्से से आग बबूला होकर कहती है, ओ मैडम, ये क्या है? ईव! मेरी इतनी सुनहरी सुंदर चमकीली संगमरमर की फर्श पर ये काली लड़की बैठ गई। कौन सी झुग्गी से भागकर यहाँ इस राजमहल में घुस आई रे तू छुटंकी? ठकुराइन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो। ठकुराइन, क्या हुआ? ये मेरी बेटी है, रानी नाम है इसका। माई फुट, वॉट एवर इट मे बी, आई डोंट केयर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्या औकात है? तुम इस हवेली के नौकर हो और नौकरों को इस हवेली की कुर्सी तो क्या, फर्श पर बैठने की भी अनुमति नहीं है। और ये इतनी भद्दी और काली बदसूरत लड़की है तुम्हारी, ये रात के अंधेरे में तो दिखेगी भी नहीं। इसे आइंदा से यहाँ लाना मत। रानी इन सब बातों को सुनकर खूब रोती है और पूरी तरह टूट जाती है। घर जाकर बलवंत रानी को स्नेह देता है और उसकी मनपसंद टॉफीज देता है। कुछ दिनों बाद बलवंत को एक कार ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में उसे खूब चोट लगती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तभी डॉक्टर रानी से कहते हैं, रानी बेटा, आपके पापा को सिर पर मेजर इंजरीज लगी हैं, इसलिए तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए आपको 30,000 का इंतजाम करना होगा, जल्द से जल्द। 30,000? लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? कहानियों की तरह कोई एंजल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। रानी नुक्कड़ और चौक चौराहे पर लोगों के जूते पॉलिश करना शुरू करती है और पैसे कमाने लगती है। ठीक से साफ कर, ओए काली लड़की। जी साहब। रानी को सभी चिल्लर ही देते और उसे ठगते रहते, लेकिन फिर भी बेचारी माथे पर शिकन लाए बिना सारा काम करती। वो एक रास्ते से गुजर रही होती है और तभी उसे सामने से मालविका आते हुए दिखती है, जो अपने फोन में कुछ कर रही होती है और सामने से मधुमक्खी का झुंड मालविका की ओर आ रहा होता है। अरे नहीं, ठकुराइन साहिबा! रानी वक्त से पहले भागकर मालविका ठकुराइन के चेहरे पर शॉल ढक लेती है और उसे वहां से बचाकर ले जाती है। थैंक यू रानी, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना उन मधुमक्खियों ने तो मेरी खूबसूरती की ऐसी की तैसी करके ही छोड़ना था। आज मैं गलत थी जो तुम्हें इतना बुरा भला बोला। तुम चाहती तो उस बात का बदला लेती, लेकिन नहीं, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम बदसूरत नहीं हो रानी, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। धन्यवाद ठकुराइन। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी मालविका को सब सच बताती है और फिर मालविका रानी को पैसों की मदद करती है और इस तरह रानी अपने पिता की जान बचाती है, उनका ऑपरेशन करा के। बलवंत खूब मेहनत करता है और रानी भी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करती है और साल बीतते जाते हैं और पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा के बाद आखिरकार रानी एक डॉक्टर बन ही जाती है। और तभी, पापा ये देखो, ये मेरा सर्टिफिकेट है। आज से मैं सिर्फ रानी नहीं, डॉक्टर रानी हूँ। मेरा और आपका सपना पूरा हो गया पापा। हाँ डॉक्टर रानी, आज मुझे सच में तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन तूने हर मुसीबत को मात दी, फिर चाहे वो गरीबी हो या तुझे अपने कालेपन की वजह से मिलने वाला दर्द। तू तो हीरोइन है, हीरोइन। बलवंत और रानी एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह एक गरीब बाप की काली बेटी ने ये सिद्ध कर ही दिया कि रंग चाहे काला हो या गोरा, हालात चाहे अमीरों वाले हो या गरीबों वाले, जहाँ चाह है वही राह है। गौरी अपनी सास सुषमा के साथ रहा करती थी। सुषमा और गौरी दोनों के पति उन दोनों पर खूब अत्याचार करते और उन्हें दबाव में रखते।
एक शाम जब दोनों बाजार से देर घर आते हैं, तभी ससुर जगदीश और गौरी का पति संभव गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं। ये सब क्या है गौरी? टाइम देखा है तुम दोनों ने? अब तक घर पर कुछ पकाया नहीं है। कितनी बार कहा है बाहर इतना घुमा मत करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो हीरोइन की तरह सैर सपाटा करना होता है ना। वो हम दोनों मेरी सहेली से मिलने गए थे। उसकी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए माफी चाहती हूँ मैं। जगदीश जी, हमें लगा कि आप दोनों को आते आते देर हो जाएगी। अरे क्या माफी चाहती हूँ? आइंदा से अगर तुम घर से बाहर सब्जी लाने के अलावा कहीं और गई तो देखना, मुंह से नहीं मार से जवाब दूंगा फिर मैं। समझ गई तुम? जी जी जी। लेकिन पापा जी, आप इतनी पाबंदी नहीं लगा सकते हमारे आने जाने में। आदमी घूम सकते हैं बिना किसी डर और दबाव के, लेकिन औरतें ही क्यों सहे? तभी संभव गौरी का हाथ मरोड़ता है और गुस्से से उससे कहता है, गौरी, तुम ना अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो, वरना जो तुम नहीं चाहती मैं वो कर दूंगा। संभव, छोड़ो मुझे। बेचारी गौरी और सुषमा दोनों सास बहू किसी से कुछ कह नहीं पाती और अपने पतियों से रोज ताने और गालियां सुनती ही रहती। एक दिन जब सुषमा गलती से जगदीश की शर्ट को इस्त्री करते करते उस गरम इस्त्री को शर्ट पर रखकर रसोई में गैस बंद करने जाती है, उतने में शर्ट जल जाती है और उसमें छेद पड़ जाता है। तभी जगदीश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुषमा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा इतना महंगा शर्ट था, ये तुमने इसे जला दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। माफ कीजिए जगदीश जी, वो मैं क्या? सुषमा रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जगदीश उसी गरम इस्त्री से सुषमा के हाथ पर चटका देता है और बेचारी सुषमा के हाथ जल जाते हैं। गौरी सुषमा को देखकर उसे बचाने आती है। तभी गौरी सुषमा को बचाने ही जा रही थी कि तभी संभव आकर गौरी को कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। संभव, पापा जी माँ जी को इतना दर्द दे रहे हैं और तुम मुझे ही मार रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पापा के मामले में दखल अंदाजी मत दिया करो। जाओ यहाँ से। संभव गौरी को एक कमरे में धक्का मार देता है और बाहर से लॉक कर देता है। गौरी अंदर से चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। दरवाजा खोलो संभव, संभव, प्लीज संभव, माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी, उनका हाथ संभव। लेकिन संभव नहीं सुनता। सुषमा और गौरी दोनों सास बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और जो कोई भी उनके हाथ का खाना खाता वो उनकी तारीफ के पुल बांधता रहता। लेकिन एक दिन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण उनसे खाना अच्छा नहीं बनता, जिससे संभव और जगदीश दोनों को गुस्सा आता है और वो दोनों ही उन्हें बेल्ट से मारने लगते हैं। बनाएगी घटिया खाना? बोल, बनाएगी? हाँ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तुमने हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो संभव और जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है। हमें आपके पड़ोसियों ने ये सारी झगड़े की आवाज सुनकर फोन किया, इसलिए हम तुरंत आ गए आप दोनों की हिफाजत के लिए। चलो ओए दरिंदो, अब जाकर जेल में चक्की पीसना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा देना, ये मेरी विनती है आपसे। पुलिस इंस्पेक्टर क्रूर जगदीश और संभव को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल में कैद कर लेते हैं। अब दोनों गरीब सास बहू उस घर को छोड़कर एक नए मकान में रहने लगती हैं और दोनों अपना एक ढाबा खोल लेती हैं, जिसमें वो दोनों अपने हाथों से स्वादिष्ट और मजेदार खाना पकाती हैं और उसे बेचने लगती हैं। माँ जी, आप अब दाल मखनी संभालिए, मैं ये पूरियां बेलती हूँ और इन्हें तलती हूँ। नहीं गौरी बहू, मैं कर लूंगी, तू ग्राहकों को भी संभाल रही है ना। नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप दीजिए मुझे। इस तरह दोनों सास बहू साथ मिलकर ढाबा संभालते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक घमंडी अमीर आदमी उनके ढाबे पर आता है और वो उनसे कहता है, ओ मैडम, चलो चलो, अपना ढाबा हटाओ अब यहाँ से, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अब मुझे इस जमीन पर अपना बंगलो बनाना है,
जाओ, निकल जाओ यहाँ से अपने ढाबे को खाली करके। अरे ऐसे कैसे? हम इस ढाबे का भाड़ा देते हैं हर महीने। ये जमीन आपकी नहीं किसी और की है, तो आप कैसे हक जता रहे हो? अरे ओ मैडम, उस ढोलकिया से मैंने ये जमीन खरीद ली है। जल्दी से अपना ढाबा खाली करो, वरना मुझे ही जेसीबी बुलानी होगी और ढाबे के साथ ही आप दोनों का नामो निशान मिटाना होगा। वो बुरा अमीर आदमी बेचारी दोनों सास बहू के ढाबे को उन्हीं की नजरों के सामने तोड़ देता है और उन्हें वहां से निकाल देता है। अब दोनों सास बहू यहाँ से वहां दर दर भटकने लगती हैं। गौरी बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो ढाबा ही चला गया, हमारे जीने का जरिया, हमारी रोजी रोटी छीन ली उस दुष्ट आदमी ने हमसे। चिंता मत कीजिए माँ जी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और बस आगे बढ़ते ही जाना है। फिर चाहे इस सफर में कुछ रास्तों पर हमें जीत मिले या फिर हार। दोनों जा ही रही होती हैं कि उतने में बीच रास्ते में उनके सामने एक ट्रक रुक जाता है। हे भगवान, बच गए, वरना आज तो बातों बातों में ये ट्रक हमें ठोक ही देती। तभी उस ट्रक में से एक आदमी उतरता है और उसे देखकर गौरी चकित रह जाती है और वो आदमी भी गौरी को देखकर हैरान रह जाता है। धीरज, तुम यहाँ? गौरी, तुम यहाँ? तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या गौरी बहू? हाँ माँ जी, ये धीरज है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। शक्ल और सूरत से अब तक नहीं बदला। और तुम भी नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। दरअसल ये ट्रक मेरे पास पड़े पड़े खराब हो जाए, इसलिए इसे मैं किसी को तो बेचने जा रहा हूँ। लेकिन गौरी आंटी जी, आप दोनों इतने उदास और टेंस्ड क्यों लग रहे हो? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने सुना तुम्हारी तो शादी हो गई है। तभी गौरी और सुषमा दोनों धीरज को अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं और उसे सुनने के बाद धीरज कहता है, सॉरी गौरी, सॉरी आंटी जी, आप दोनों की कहानी सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा हुआ कि वो दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। गौरी, मेरे पास एक सुझाव है। आप दोनों का ढाबा नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरी ट्रक है ना। मतलब ये कि तुम मेरी ट्रक में अपना ढाबा खोल दो, एक चलता फिरता ढाबा। सारा खाना अंदर पकेगा, कुछ पका पकाया आएगा, और आजकल फूड ट्रक्स का खाना लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। हाँ धीरज, थैंक यू अपनी ट्रक को हमें देने के लिए। अरे इट्स फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम गौरी। फिर क्या, गौरी और सुषमा दोनों सास बहू ट्रक ढाबा चलाने लगती हैं और ट्रक में से खाना बेचती हैं और लोग बड़े ही चाव से उनका खाना खाते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल की आलू पूरी है, मजा ही आ गया। मुझे एक और प्लेट दे दो। अरे खाना बहुत अच्छा है और फ्रेश है। मुझे आप दोनों सास बहू का ये ट्रक ढाबा एकदम अमेजिंग लगा। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं और आगे चलकर धीरज और गौरी दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सास सुषमा उन दोनों की शादी करवाती हैं।